या दैट्स ट्रू। ओनली ये एक ऐसे आप सही तरह अगर प्रिपेयर कर लें तो आपके एग्ज़ाम में तकरीबन आने वाला हर सोशल इशू से रिलेटेड टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि एक दफ़ा वीडियो पूरी ज़रूर देखें। इट्स माय चैलेंज। तो बग़ैर किसी इंतज़ार के चलते हैं कॉपी की जानिब। जी हाँ, आपने सही सुना। अगर आप पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं और आपने ऐसे अभी तक प्रिपेयर नहीं किए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। स्टडीटोपिया लाया आज आपके लिए ऐसा ऐसे जिसे प्रिपेयर करके इंडेक्स में दिए गए टॉपिक तो आप कवर कर ही लेंगे, लेकिन साथ ही साथ सोशल इशू पर इन टॉपिक्स के अलावा भी कोई ऐसे अगर आ जाता है, तो ये ऐसे आपके लिए तब भी ब्लेसिंग है। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे लिखने से पहले कुछ बातें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक अच्छा एसे क्या होता है और एसे को चेक करते हुए एक चेकर के दिमाग में क्या-क्या पॉइंट होते हैं। वो किन-किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए एक एसे चेक करता है। तो जनाब लिखवाने की ये ऐसे ज़रूरत ये होती है कि चेकर आपकी ग्रामर पे कमांड कितनी है, ये चेक कर सके। आपका राइटिंग स्टाइल कैसा है? आपकी इंग्लिश राइटिंग स्किल कैसी है? वोकैब्युलरी कैसे यूज़ करते हैं? ओल्ड वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं या मॉडर्न वोकैब्युलरी यूज़ करते हैं? और ये कि आप टॉपिक को कितना समझते हैं? इस काबिल हैं कि टॉपिक के रेलेवेंट 350 टू 400 वर्ड्स लिख सकें। और ये एक बात का और आपको पता होना ज़रूरी है कि वो क्या है कि चेकर चेक करते हुए एक-एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता। क्योंकि उसे 1-2 पेपर चेक नहीं करने, कम से कम 1000 से 1500 पेपर उसे चेक करने हैं। जो पेपर्स जैसे सीएसएस के पेपर्स हो गए, उसके अंदर ये होता है कि जो चेकर है, वो हर तरह से क्योंकि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, इसलिए हर लफ्ज़ को, हर लाइन को, हर सेंटेंस को कंसिडर करता है। इसके अलावा बाकी आप दूसरी तरफ बाकी पेपर्स देख लें, उसके लिए चेकर हर वर्ड को नहीं पढ़ता। वो सिर्फ़ बीच-बीच से पढ़ता है और ये देखता है कि टॉपिक से रेलेवेंट आपने लिखा है कि नहीं। और ख़ास बात ये कि वो आपके राइटिंग स्टाइल से इस बात का अंदाज़ा लगा लेता है कि स्टूडेंट लिखते हुए कितना कॉन्फिडेंट है। क्योंकि अगर बगैर कटिंग के एक फ्लो में लिख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको टॉपिक पे अबूर है, यानी कमांड है। लेकिन अगर आपने अपना ऐसे रीचेक किया और खुद अपनी गलतियां हाईलाइट की, तो आपने खुद एग्जामिनर को कहा कि जनाब यहाँ से मेरे मार्क्स काट लें। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि आप पहले ही देखकर और तवज्जो से ऐसे लिखें। और फिर भी अगर गलती हो जाए तो कटिंग करने से बेहतर है कि आप ऐसे ही छोड़ दें। ज़्यादा चांस है कि एग्जामिनर उनको देखे ही नहीं, उनको कंसिडर करे ही नहीं, बल्कि इग्नोर करके आगे चला जाए। अब आ जाते हैं इस बात पर कि एक ऐसे को कैसे लिखा जाए, उसमें क्या-क्या होना ज़रूरी है। तो याद रखिए जो बड़े क्लास हैं जैसे बीए, बीएससी हो गए, तो वहाँ पे आप सबसे पहले आउटलाइन लिखेंगे और आउटलाइन के अंदर भी आपको याद रखना चाहिए कि 2 तरीके होते हैं आउटलाइन के। एक तरीका तो ये होता है कि आपने जो है इतना मोटे-मोटे जिस तरह से आपकी बुलेट पॉइंट्स हो गए, या तो आपने बुलेट पॉइंट के थ्रू लिखा, और अगर आपने बुलेट पॉइंट की तरह से नहीं लिखा तो आपने रैंडम लिखा। तो 2 चीज़ें हैं, लेकिन जो बुलेट पॉइंट के थ्रू लिखे जाते हैं, उसके अंदर एग्ज़ामिनर मार्क्स नहीं काटते। और फिर उसके बाद जो है हमारे पास आ जाता है हमारा डिस्क्रिप्शन। फिर आपने एक पैराग्राफ अपना डिस्क्रिप्शन पे लिखा, दूसरा फिर आपने 3 पैराग्राफ का बॉडी पार्ट लिखा, फिर लिखा आपने कंक्लूजन, और ये सारा कुछ जो आप लिख रहे हैं, वो सारा का सारा टॉपिक से रेलेवेंट होना ज़रूरी है। तो बच्चों जब एग्जाम में दिमाग में 5 पैराग्राफ की बजाय सिर्फ 2 आ रहे हों और सोचने का टाइम भी ना हो, तो ऐसे में बेहतर है कि आपने इस मल्टी एसे जैसा कोई ऐसे याद किया हो, तो ऐसी ऐसी यूनिवर्सल ट्रुथ और इंफॉर्मेशन पे मुहित हो कि अगर आपके जहन में आने वाले ऐसे में उसे एज एन एक्सटेंशन इस्तेमाल करें, तब भी वो आपके काम आए। या अगर सिरे से आपको ऐसे आता ही ना हो, तब भी आपको अच्छे नंबर दिलवा दे। और चेकर को ये महसूस भी ना हो कि आप अपना ऐसे लिख रहे हैं या आपने कोई मल्टी ऐसे याद किया है।
तो जनाब बस ऐसे ही ऐसे आज मैं आपके लिए लाई हूँ। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और, 2 सूरतें हैं। अगर ऐसे आता है लफ्ज़ सोशल इवल पर, सोशल क्राइस के ऊपर या सोशल इश्यूज़ के ऊपर, तो आप इंट्रो देने के बाद 2-4 सोशल इवल्स जैसे पॉवर्टी हो गई, आपका चाइल्ड लेबर हो गया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गए, या किसी और 2-4 टॉपिक पर छोटे-छोटे पैराग्राफ लिखे और उसको लिखने के बाद एक बड़े पैराग्राफ के अंदर चेंज कर दिया। लेकिन अगर एग्ज़ाम में कोई ख़ास टॉपिक आ जाता है कि सिर्फ़ पॉवर्टी पर ही लिखें या फिर सिर्फ़ डोमेस्टिक वायलेंस पर ही लिखें, तो ऐसी सूरत में आप इस एसे को लिखें और जहाँ-जहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक लगाई हैं, वहाँ-वहाँ अपने टॉपिक का नाम लिखें। तो जनाब ये एक ऐसा जादुई एसे है कि उसी टॉपिक को रिप्रेज़ेंट करने लगेगा। अगर यकीन नहीं आता तो अभी आप ऐसे में कोई भी सोशल इशू का टॉपिक इंसर्ट करके देखें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये ऐसे किसी भी स्टूडेंट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो जनाब बगैर वक़्त ज़ाया किए चलते हैं हम ऐसे की जानिब। तो ऐसे जब हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ आती है वो हमारी आती है आउटलाइन। अब आउटलाइन का क्या है कि आउटलाइन के अंदर सबसे पहले आपने लिखा डैश इज़ अ ग्रोइंग प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद आपने यानी बुलेट पॉइंट के थ्रू 4 बुलेट पॉइंट दिए। उसके अंदर जो आपने ऐसे के अंदर कॉजेज़ लिखे हैं, वो कॉजेज़ लिखे। फिर उसके बाद आ जाता है आपका रिज़ल्ट और उसके बाद आपके आ जाते हैं 4 सॉल्यूशंस, और ये बन जाती है आपकी आउटलाइन। अब ये है कि टॉपिक के रेलेवेंट आपको कॉजेज़ भी लिखने हैं, रिज़ल्ट भी लिखना है, सॉल्यूशन भी लिखना है। ये मैं कुछ कॉजेज़ और सॉल्यूशन और जो है रिज़ल्ट लेके आई हूँ। आप इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले देखें कि कोई भी सोशल इश्यू हो, तो आप टॉपिक के रेलेवेंट इसमें से यहाँ पे मैंने ये 7 कॉजेज़ लिखे हैं। इन 7 कॉज़ में से कोई से भी आपने ये जिस तरह से हमने यहाँ पे एसे के अंदर 4 कॉजेज़ यूज़ किए हैं। इन 7 कॉजेज़ में से जो भी आपके टॉपिक से रेलेवेंट कॉज़ हो, आप वो 4 कॉज़ अपने लिख सकते हैं। मैं आपको मशवरा यही दूँगी कि ये जितने कॉज़ हैं, ये सॉल्यूशन हो गए, ये दोनों रिज़ल्ट हो गए, इनको आप याद कर लें ताकि आपके लिए आसानी हो पेपर्स के अंदर। और फिर उसके बाद हमारा आ जाता है यानी कि हमारा एसे, और एसे के अंदर हमारा सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखा है हमने, लाइक डैश सोशल इश्यूज आर प्रिवेलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ मैंने फिल इन द ब्लैंक लिखी है उसके अंदर जहाँ जहाँ मैंने टॉपिक लिखा है वहाँ टॉपिक का नेम, जहाँ मैंने कॉज लिखा है तो जैसा पेपर मैंने अभी आपके सामने शो किया था उसमें से कोई कॉज लिख लें, कोई रिजल्ट जहाँ पे रिजल्ट लिखा है वहाँ पे रिजल्ट लिख दें, जहाँ पे मैंने मतलब कि स्ट्रेटजी वगैरह लिखी है वहाँ पे आप सॉल्यूशन लिख दें। तो जनाब हमने सबसे पहले क्या लिखा है, लाइक डैश सोशल इशू आर प्रिविलेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड दे हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। फिर उसके बाद आगे हमारा टॉपिक का नेम, आप यहीं का यहीं इनके यानी स्क्रीनशॉट तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ पढ़ के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने बाय हैंड लिखा है, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहा। टाइपिंग की बात अलग होती है, राइटिंग की बात अलग होती है, सॉरी। तो मैं सिर्फ इसलिए पढ़ के दिखा रही हूँ ताकि कोई लफ्ज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपके लिए इजी हो जाए। डैश इज अ चैलेंज दैट अफेक्ट द वेल-बीइंग ऑफ इंडिविजुअल्स, कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज एज अ होल। These issues can range from poverty to lack of education, healthcare, and employment opportunities. These crises can take many forms, from economic inequality to political unrest, and from environmental degradation to cultural conflict. Dash is the most significant social crisis that we face today. जी तो बच्चों,
अगर आप इंट्रोडक्शन में देखें तो कोई बात ऐसी नहीं है जो टॉपिक से रिलेट ना करती हो। बड़ी सिमेट्री के साथ सेंटेंस हैं, 2-3 बार हमने टॉपिक का नेम भी एंटर कर दिया है। अब यहाँ पर आप 1-2 लाइन्स खुद टॉपिक से रिलेट करके अपनी ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो भी इतना हमारा इंट्रोडक्शन चलेगा। इसके बाद आ जाता है हमारा पहला बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट के अंदर पहला पैराग्राफ है, डैश इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग सोशल क्राइसिस और इशू फेस्ड बाय डेवलपिंग कंट्रीज। नाउ we will examine its effects, causes, effects and possible solutions. The first cause of dash यानी आपका टॉपिक का नेम इज डैश। अब यहाँ पर ये जो कॉज है यानी कि इस कॉज के अंदर यहाँ पे आप कोई भी कॉज अपनी तरफ से लिखें या फिर जो मैंने आपको कॉजेज दिए हैं उसकी लिस्ट में से कोई भी लिख लें। फॉर एग्जांपल मैंने उसमें से अर्बनाइजेशन लिख दिया, यहाँ पे ये मैंने इसीलिए लिखा है अर्बनाइजेशन। तो उसके हिसाब से दिस इशू अफेक्ट मैनी इंडिविजुअल्स इन डेवलपिंग कंट्रीज लीडिंग to social inequality, conflict, and poor living condition. It is a pressing social issue that affect people in both developed and developing countries. फिर उसके बाद अगेन हमारा टॉपिक का नेम आ जाता है, डैश इज कॉज्ड बाय डैश, यानी यहाँ पे फिर आपने कॉज लिखनी है, शुरू में जैसे दिए हैं उसी इंडेक्स में से ले लीजिएगा, विच कैन बी लीड टू डैश, यानी फिर हमारा आ जाता है रिजल्ट। जैसे आप कॉज लिख सकते हैं लैक ऑफ गाइडेंस टू यंगस्टर्स, या फिर रिजल्ट के अंदर सोशल इंस्टेबिलिटी बाय बोथ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इसमें। और अगर आप इसके अंदर देखें यानी हमारे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखें तो इसके अंदर आप गौर करेंगे तो आपको इस में टॉपिक का नेम भी मिल जाता है, उसके कॉज रिजल्ट सब ऐड कर दिया जाए तो बताएं हो गया ना एक जानदार पैराग्राफ, जिसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये एक मल्टी ऐसे है या आपके खुद का ऐसे है। अब चलते हैं हम सेकंड पैराग्राफ की जानिब। सेकंड पैराग्राफ के अंदर सबसे पहले आता है एनदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू डैश, फिर देखें अगेन टॉपिक का नेम, देखें जितना जितना टॉपिक का नेम आता रहेगा उतनी बार मतलब उस नाम को पढ़कर एग्जामिनर के ऊपर यह इफेक्ट होगा कि हाँ भी इसने टॉपिक से रिलेट लिखा है। यानी एनदर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू डैश इज डैश, यानी फिर इसके बाद यहाँ पे कॉज आ जाता है, आप यहाँ पे कॉज अनस्टेबल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद आगे क्या है, दिस इशू हैज़ अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on the economic and social well-being of people, leading to unemployment, poverty, and social unrest. The important step in addressing dash, यानी फिर हमारा टॉपिक का नेम आ जाता है, is to raise in awareness about the issue and to build public support for change. अब ये वाली जो लाइन है कि दिस कैन बी डन थ्रू, फिर स्ट्रेटेजी आ जाती है, दूसरी स्ट्रेटेजी और फिर थर्ड वन, यानी कि 3 स्ट्रेटेजीज। ये बड़े बच्चे लिख लें जो छोटे स्कूल गोइंग है वो बेशक इसको छोड़ दें। और यहाँ पे स्ट्रेटेजी के अंदर आप लोगों अव्वल तो आप कोशिश करें आप अपने हिसाब की कोई स्ट्रेटेजी एंटर करें, और अगर आपको नहीं समझ में आती तो जो सॉल्यूशन के अंदर मैंने आपको इंडेक्स के अंदर सॉल्यूशंस दिए हैं उन सॉल्यूशन में से कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई सी भी 3 स्ट्रेटेजी जो भी आपके टॉपिक से रेलिवेंट हो वो इसमें इंसर्ट कर दें। फिर फॉर इंस्टेंस इन द केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन some possible strategies include media campaign, advocacy, and lobbying effect, and community mobilization initiatives. अगर आप इस सेकंड वाले पैराग्राफ की तरफ भी देखें तो सेकंड पैराग्राफ में अगेन आपको कॉज भी आप लिखेंगे, 1-2 दफ़ा टॉपिक का नेम भी डलेगा, 3 स्ट्रेटजीज भी हैं, तो ये एक भरपूर पैराग्राफ बन जाएगा। और अगर आप ज़्यादा बड़े अल्फाज इस्तेमाल नहीं भी करते ना तो इसमें ऐसे अल्फाज मौजूद हैं कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो ही जाएगा, और इम्प्रेस हो गया आपको इंशाल्लाह अच्छे नंबर दे ही देगा। तो ये कोशिश करें कि
वर्ड यानी स्ट्रेटजीज वगैरह, कॉजेज वगैरह ज़रा आप अपनी तरफ से एंटर कर लें कि ताकि ज़रा दूसरे जितने भी बच्चों के ऐसे हैं उनसे आपका थोड़ा डिफर हो जाए। लेकिन नहीं तो आपको जो मैंने आगे सॉल्यूशन वगैरह आपके सामने रखे हैं उसमें से कोई स्ट्रेटजीज में एंटर कर दें। अब आ जाता है हमारा थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ में हमने लिखा है फाइनली डैश, यानी कि यहाँ पे फिर कॉज लिख दें। ऊपर पॉवर्टी मैंने इसलिए लिखा है कि किसी ना किसी तरह से पॉवर्टी हमेशा से ही सोशल इशू का एक मेन रूट रहा है। तो फाइनली पॉवर्टी इज अनदर इशू दैट एक्सबरेट डैश, यानी कि एक्सकर्बेट कहते हैं बढ़ाने को, एक्सकर्बेट्स डैश यानी टॉपिक की वैल्यू को बढ़ा देता है, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देता है इन developing countries. lack of access lack of access to education limits individuals opportunities to improve their lives and contribute to society. This results in a cycle of poverty and social inequality as people are unable to access good jobs or healthcare. अब यहाँ पर फिर उसके बाद आपकी आ जाती है एक एग्जाम्पल। अब फॉर एग्जाम्पल करके आप यहाँ पे एक एग्जाम्पल कोई सी भी इंसर्ट कर दें, और अगर आपके दिमाग में नहीं आता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने 450 वर्ड्स तक का लिखना है वो इसको स्किप कर दें। अब आगे आ जाता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज दैट एड्रेसिंग डैश यानी टॉपिक का नेम is a long-term process that requires sustainable effort and commitments. It is important to work with local communities, civil society organizations, and government institutions to implement effective solutions that can make a real difference इन द लाइव्स ऑफ दोज हु अफेक्टेड बाय डैश, फिर आपके टॉपिक का नेम आ जाता है। तो बच्चों अगर आप इस थर्ड पैराग्राफ के अंदर भी देखें तो थर्ड पैराग्राफ की जानिब आप खुद देख लेंगे कि इसमें हमने अल्फाज का चुनाव, ग्रामर, इसमें मौजूद जो मैटर यूज़ किया है वो सब के सब आपको आपके ऐसे को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। और अगर आपने एग्जाम्पल कोई लिख दी तो फिर तो क्या कहना, आपका ऐसे तो फिर बाकी सबसे डिफिकल्ट जाएगा और लेंथ भी मैक्सिमम हो जाएगी, जो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगी। इसके बाद आ जाता है हमारा कंक्लूजन। इन कंक्लूजन डैश इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन इन डेवलपिंग कंट्रीज. It affects the lives of millions of people and its consequences can be devastating. However, we can address this issue through dash यानी topic का name. By doing so, we can work toward creating a more equitable and prosperous society for all. By understanding the root causes of this problem, developing targeted intervention, raising awareness, and working collaboratively with local communities and civil societies, organizations, and government institutions, we can make progress toward reducing the impact of dash. यानी फिर आ जाता है हमारा अगेन टॉपिक का नेम and improving the lives of those who affected by dash यानी टॉपिक का नेम। जी तो बच्चों ये ऐसे तो था हमारा सोशल क्राइसिस पर, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करने वाली हूँ वो है मल्टी ऐसे ऑन सोशल वैल्यूज़। वो ऐसे भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना सोशल क्राइसिस का। तो बच्चों अगर आपको इस तरह के उर्दू या इंग्लिश में या कोई ऐसे चाहिए या कोई ख़ास टॉपिक पर आप लेटर ऐसे या कोई नोट्स लिखवाना चाहते हैं तो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखें। इंशाल्लाह मैं 100% कोशिश करूंगी कि आपको नोट्स प्रोवाइड करूं। एंड in the last, subscribe my channel, press the bell icon so you get notification of my new videos, and share, like and subscribe my channel Studytopia. Okay ji, Allah Hafiz.